सर एक डिस्कशन और उस पे चाहूँगा कि आप इसको भी एक बार प्लीज़ यहाँ पे मेंशन कर दीजिए बच्चों के लिए कि जैसे इनिशियली आपने थोड़ा सा उस बारे में बोला था कि भाई किस तरीके से अगर आपको कोई टॉपिक बहुत पेन देता है, कोई परेशान कर रहा है, तो आप उसको थोड़ा सा उसके सब टॉपिक्स पे फोकस कीजिए कि भाई जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है सर, आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अक्सर इस मामले में एग्जाम्पल देते हैं, बच्चों को भी बहुत पेन देती है, एक तो लंबा चैप्टर हो जाता है, आखिरी में आके चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं और तो टफ लगता है आखिरी में चीज़ें कॉम्प्लेक्स नहीं होती, आखिरी में पेशेंस खत्म हो जाती है, इतना ही होता है। ओके सर। तो कुल मिला के सर ये थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इस टाइप के जो टॉपिक्स होते हैं सर, इसके लिए आपने जैसे अगर बच्चे के वीक हैं तो इनको जैसे पूरा वो ऐसे बिल्कुल बंद करके कि नहीं छोड़ो इसको तो देखना ही नहीं अपने को, या कुछ सेक्शन वो देख के जा सकता है कि भाई ये सेक्शन में देख लूँ, समथिंग लाइक दैट। तो वीक टॉपिक को लेके क्या वीक है और टफ है ऐसे मान लेते हैं हम उसको। अगर वीक है और टफ है या तो सबसे पहले तो आपको देखना चाहिए उसकी डी में वेटेज कितनी है। अगर बहुत इंपॉर्टेंट है तब तो मगज मारे, नहीं तो उसे छोड़ दें। अच्छा सर। जैसे अगर इलेक्ट्रो आपकी वीक है, हाँ, और अभी आप देखो तो पिछले 3-4 जेईस से 5 जेईस से उसमें 1-0 चल रहा है। अच्छा इलेक्ट्रो एक ज़माने में बहुत सम्मानजनक हुआ करती थी, आजकल इलेक्ट्रो की ज़्यादा इज्जत नहीं है ना। तो ये कैलकुलेटेड रिस्क है, आई रिपीट कैलकुलेटेड रिस्क है। आप चाहें तो कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, पर यहाँ पे एक वार्न करना चाहता हूँ, फिजिकल केमिस्ट्री में जेई हर जेई में एक जो ऐसा चैप्टर होता है जिसको मैं कहता हूँ कि जेई को दौरा पड़ता है उस चैप्टर से क्वेश्चन पूछने का, है कौन ना। सा है सर? और वो रिपीट नहीं होता, है ना। अच्छा। वो जैसे आयनिक है, पिछली बार आयनिक का दौरा पड़ गया, 4 क्वेश्चन पूछ लिए, अच्छा जी सर। है ना। उसके लेकिन उसके पहले के अगर आप 3-4 साल देखो कुछ भी नहीं पूछा, है ना। फिर उसके लास्ट टू लास्ट ईयर काइनेटिक्स का दौरा पड़ा था, उसके पहले सॉल्यूशंस का, एटॉमिक का पड़ गया था। एटॉमिक का पड़ गया था, है ना। तो इलेक्ट्रो का नंबर भी आ सकता है। हाँ। तो ये क्या जेई का ये अब्रप्ट फीचर आपको बड़ा मजबूर कर देता है कि आप हर टॉपिक को सीरियसली लें। क्यों? क्योंकि न जाने किस रूप में आ जाए भगवान, है ना। तो इसलिए, लेकिन वैसे अगर सिर्फ ट्रेंड देखोगे तो 4-5 साल से तो इलेक्ट्रो बड़े मिनिमम उस पर चल रही है एडवांस में, बट स्टिल आई वुड से अच्छा चैप्टर करना चाहिए। और दौरा पड़ गया तो क्या कहेंगे, तो इसलिए वी मस्ट डू इट, है ना। इलेक्ट्रो के 4 टुकड़े करके पढ़ना चाहिए। अच्छा। एक है जैसे फैराडेज लॉस, फैराडेज लॉस का बाकी कोई लेना नहीं है और बहुत ईजी है, 2-3 घंटे की सिटिंग में हो जाते हैं। तो आपको एक्चुअली पेन होता है किसमें, कोलरॉश लॉ में, या आपको पेन होता है वो नर्स्ट इक्वेशन में, तो फैराडे पे क्यों उसकी काली छाया डालते हो, तो फैराडे कर लो ढंग से। फिर अंत तक आकर वो कोलरॉश लॉ, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस आता है। ये ऐसा पोर्शन मोस्टली बच्चों को इसमें बुरा ही लगता है, बट एक्चुअली ना ये पोर्शन है बहुत सिंपल। इसमें कुछ बेसिक थ्योरी है, बच्चों को बुरी लगती है क्योंकि अक्सर किताबों में, इवन गाइड्स में और जेई कोचिंग मटेरियल्स में इसमें कुछ कंसेप्चुअल एरर्स रहती हैं। अच्छा। और क्योंकि वो कंसेप्चुअल एरर रहती हैं और वो बच्चों को खटकती रहती हैं, तो जो ढंग के विद्यार्थी हैं उन्हें हमेशा बुरा लगता है, और जो वीक विद्यार्थी हैं, जो बगैर सोचे समझे रट लेते हैं, उनकी बड़ी शांति रहती है ना। क्योंकि आप विचारवान हैं तो आपको लगेगा कि तो गड़बड़ है, पर ये तो सर ने बोली है, और सर ने बोली है तो ये सही है। पर वो 2 और 2 कुछ नया आ रहा है, 4 तो आ नहीं रहा, और आपको पता है 2 और 2 तो 4 होता है, तो आपको शक होता है इंट्यूटिवली, आप पिन पॉइंट नहीं कर पाते गड़बड़ कहाँ है, पर आप कंफ्यूज हो जाते हैं, आप कहते हैं यार समझ नहीं आ रहा, है ना। तो लेकिन है ये इजी, और ढंग से आपने पढ़ा है सही प्रॉपर जगह से, तो ये 2 लेक्चर में हो जाता है। जी सर। तो आप सबसे पहले तो क्या करें, फैराडेज लॉज और कोलरॉश लॉ कर लें। जी सर। लगभग 50-60% प्रॉबिलिटी तो यहीं से क्वेश्चन आएगा। फिर एक मज़े की बात है, जो बिल्कुल शुरुआत का पोर्शन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, कि आप डेनियल सेल डिफाइन करते हैं, एनोड कैथोड, और बेसिक करंट कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है। यूल बी सरप्राइज, जेई ने कम से कम 8-10 क्वेश्चन इसी से पूछे हैं पिछले 40 साल में। अगर देखो तो 8-10 क्वेश्चन खाली इससे कि कैथोड पे क्या होता है, एनोड पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलते हैं, कहाँ जाते हैं, आयन कहाँ से निकलते हैं, कहाँ जाते हैं, सॉल्ट ब्रिज क्या है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं इस पर, जो कि मुश्किल से 1-1.5 घंटे की स्टडी है मैक्सिमम। ओके सर। एक टिपिकल पोर्शन है नर्स्ट इक्वेशन का, जो पिछले करीब 15 साल से जेई ने ढंग से नहीं पूछा है, जिसमें वो केएसबी और केएफ के साथ जोड़कर नर्स को बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछा करते थे। आयनिक का हाँ, ये मेरे टाइम में बहुत चलते थे। अच्छा। और उसके बाद भी 8-10 साल चले हैं, है ना। 2005-6 तक उन्होंने आयनिक इलेक्ट्रो के सबसे घिनौने कॉम्बिनेशंस बनाकर बड़े शानदार क्वेश्चन पूछे हैं। क्वेश्चन खूबसूरत है, इसमें कोई शक नहीं है, बच्चों को डर लगता है उससे, पर मजे की बात है पिछले 10-15 साल से जेई ने वो पूछा नहीं। हाँ। जिससे वो डरते हैं वो जेई पूछ नहीं रहा, जिससे जो वो कर सकते हैं
और जो जेई पूछ रहा है वो बच्चे त्याग देते हैं डर की वजह से। डर की वजह से, क्योंकि वो डर जाते हैं नर्स में, जी। उस डर को वो डाउनलोड करते हैं फाराडे और उस पर कोलरॉश पर, और वो खत्म हो जाता है काम। ये नहीं करना चाहिए। आप अगर उस पोर्शन को अंत में कर लो, हटा दो उसको, जी सर। बाकी पहले कर लो, आप देखोगे आपको डर नहीं लगेगा। इस तरह से पढ़ो इलेक्ट्रो हो जाएगी। तो कुल मिला के आपको यहाँ पर ये चीज़ ऑब्जर्व करनी चाहिए कि भाई एनालिसिस के क्या फ़ायदे होते हैं। ये सब एनालिसिस की बात है और कुछ नहीं है इसमें, कि भाई पिछले 10-12 साल में उस पर्टिकुलर सेक्शन से क्वेश्चन ही नहीं आए और हम लोग इतने परेशान होते रहते हैं। मैं भी उसमें बहुत ऑब्वियसली परेशान हुआ हूँ सर। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए सर, पिछले एक चीज़ है ना, अपने 2 स्ट्रैटेजीज की बात करी Yes, थी sir. एग्जाम में, एक बोली थी और एक रह गई थी, Yes, sir. है ना, तो वो बोल देता हूँ। जी सर। एक और अच्छी, मुझे लॉजिकली बहुत साउंड स्ट्रैटेजी लगती है, और वो ये है कि बजाय इसके कि आप पेपर को, वो जैसे मैंने कहा था ना 40 मिनट, 50 मिनट, 60 मिनट CPM में आप बांटो, इसकी बजाय कुछ बच्चे कहते हैं कि हम सब पहले सारे SCQs कर लें, सिंगल चॉइस क्वेश्चंस कर लें, ओके। उसके बाद फिर सारे इंटीजर आंसर टाइप कर लें, फिर उसके बाद सारे मोर देन वन और मोर देन वन करेक्ट करें। तो यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के सारे SCQ करें पहले, फिर सारे इंटीजर करें, और फिर सारे वन और मोर देन वन करेक्ट करें। ओके। ये भी एक अच्छी स्ट्रैटेजी है, क्योंकि आपकी स्कोरिंग सिंगल करेक्ट में ज़्यादा अच्छी आ जाती है, ये एक्सपेक्टेड रहता है। हाँ। इसमें बस 2-3 पिटफॉल्स आपको ध्यान रखने होंगे। इसमें टाइमिंग बहुत कैलकुलेट करनी होगी आपको। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप फिजिक्स और मैथ्स वाले पोर्शन में जाएंगे, आप अगर किसी क्वेश्चन को लेकर इमोशनल हो गए तो हो सकता है आप अनस्केड्यूल्ड ज़्यादा टाइम उस पर खर्च कर दें, उसके चक्कर में आपका आगे का इक्विलिब्रियम बिगड़ जाए। या ट्रू। दूसरा, कई बच्चे ये भी कहते हैं कि जब वो केमिस्ट्री कर रहे हैं या फिजिक्स कर रहे हैं या मैथ्स कर रहे हैं, एक सब्जेक्ट कर रहे हैं तो एक फ्लो आ जाता है, बार बार सब्जेक्ट की शंटिंग करने से उनका फ्लो टूटता है। तो ये अब विद्यार्थियों को तय करना है कि वो कंफर्टेबल किससे हैं। अगर उनको सब्जेक्ट स्विचिंग ओके है, तो ये भी अच्छी स्ट्रैटेजी है कि पहले सबसे ईजी SCQs निपटा दिए, फिर अपन ने इंटीजर पकड़े, और अंत में जहाँ पर नंबर कट जाते हैं, और उसको कॉम्प्रहेंशन भी SCQs जैसे ही हैं, तो वो भी वही रिजल्ट डालिए, है ना, और अंत में हम वन और मोर देन वन करेक्ट पर आए, विच आई फील अगेन इज अ गुड स्ट्रैटेजी। टाइम का अलॉटमेंट कैसा है, क्योंकि हर पेपर में पैटर्न चेंज होता रहता है, तो मैं इसमें टाइम के अलॉटमेंट की बात तो नहीं कर सकता, लेकिन ये ज़रूर है कि कोशिश ये करें कि आधे टाइम में SCQs और इंटीजर सल्टा दें, ताकि बचा वो आधा टाइम वन और मोर देन वन करेक्ट के लिए बच जाए। दिस इज अज्यूमिंग तीनों बराबर बराबर आए हैं। तो अगर SCQs हैं ही नहीं तो उसके आधे टाइम में मत जोड़ लें उसे, फिर, है ना। सारे MCQ है तो आदमी कहता है वो तो आधे टाइम में कर रहे हैं, तो विद कॉमन सेंस म्यूटेटिस म्यूटेंडिस आप इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर सकते हैं। एग्जैक्टली सर।